Mama, what are you watching? I am watching Republic Day parade. Republic Day parade? What's that? Don't you know, beta? Every year on 26th January, that is on Republic Day, there is a celebration at Rashtrapati Bhavan in New Delhi in front of our president, and a parade takes place at Rajpath. Rajpath bole to? राजपथ इज अ बिग रोड एट आवर कैपिटल दिल्ली। एक बहुत बड़ी रोड है जो स्टार्ट होती है राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन आपको पता है ना, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, ये है वो बिल्डिंग। और वो रोड जो है वो राष्ट्रपति भवन से दिल्ली की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट करते हुए फाइनली एंड होती है नेशनल स्टेडियम में, और इंडिया गेट भी उससे कनेक्ट होता है। मम्मा, वैसे रिपब्लिक डे मनाया क्यों जाता है? रिपब्लिक डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है और ये हर साल दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने मनाया जाता है। परेड होती है राजपथ पे। इस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीच देते हैं और ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुआ था। ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड। Constitution of India? Mama, please tell me in detail now. Okay. So let's start our journey to know more about our constitution. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम भारतीय संविधान भी कहते हैं हिंदी में, और एक्चुअली ये इंडिया की एक रूल बुक है। इंडिया को रूल बुक की क्या जरूरत पड़ी? रूल बुक की तो जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि जब हमारा देश ब्रिटेन से आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था हमारा देश ब्रिटेन से? 15 अगस्त 1947। वेरी गुड। तो जब वो आजाद हुआ तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। नए सिरे से हमें इंडिया की गवर्नमेंट बनानी थी, इंडिया को मैनेज करना था, उसे डेवलप करना था। तो इतनी सारी चीजें करने के लिए हमें रूल की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। हाँ, बट रूल्स? आई डोंट लाइक रूल्स। ऐसा कैसे कह रहे हो बेटा तुम? देयर इज नो गेम विदाउट अ रूल। कभी भी किसी भी रूल के बिना कोई गेम बनता है क्या भला? जब भी आप ऊनो खेलते हो तो बिना रूल्स के उसको खेल भी कैसे पाओगे आप? और आप खुद सोचो कि जब आपने थोड़े से लोग एक घर में रहते हो, फिर भी मम्मी बहुत सारे रूल्स बनाती है, जैसे कि आपको कहाँ पे खाना खाना है, आपको किस टाइम पे खाना खाना है, आपको घर कब वापस आना है। अगर सोचो ये सारे रूल्स नहीं होंगे तो हमारा घर कैसे मैनेज होगा प्रॉपरली। और स्कूल में तो कितने सारे रूल्स रहते हैं, आपको पता है ना स्कूल के रूल्स? हाँ। तो आप सोच सकते हो ना ऐसी कंडीशन की जहाँ पे रूल्स ना हो और सब अपने मर्जी से काम करते होंगे, तो फिर वो जगह की हालत कैसी हो जाएगी। और इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पे 130 करोड़ ऑफ पीपल रहते हैं, तो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना रूल्स के कोई कंट्री। तो इसलिए रूल्स इम्पोर्टेंट है कि नहीं? यस। तो ये सारे रूल्स जो बनते हैं वो एक्चुअली हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं। ये है हमारे पार्लियामेंट की फोटो। अब मैं तुम्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ खास बातें बताती हूँ। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का। इसका मतलब ये है कि एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको इसमें लिखे हुए रूल्स को मानना पड़ेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पुलिस वाले, सबको इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। इसीलिए हम इसे सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री कहते हैं। तुम्हें ये सुन के बहुत खुशी होगी कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं और हर रूल्स को इतना ज्यादा इलेबोरेट तरीके से लिखा हुआ है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। उसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये सारे रूल्स के हिस्से हैं। तुम्हें पता है कि जब ये शुरू में लिखा गया था तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखा गया था, कैलीग्राफिक वे में लिखा गया था, और ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली ये जो ड्राफ्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 में, बट हमने इसको 26 जनवरी 1950 में लॉन्च किया था। Mama, if it was drafted on 26 November, then why they wait for 2 months to launch it? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अगर 26 नवंबर बन गया था तो 2 महीने के लिए उन लोगों ने वेट क्यों किया फिर उसे लॉन्च करने के लिए? देखो, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। वो ये है कि
आज़ादी मिलने के 17 साल पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 के भी 17 साल पहले, मतलब 1930 में, 26 जनवरी 1930 को हमारे कुछ देशभक्तों ने पहले ही इंडिपेंडेंस डे मना लिया था। उस दिन उन्होंने अपना झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। मतलब उन्होंने बोला था कि अब से इंडिया इंडिपेंडेंट है। तो उनके हिसाब से उनका फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को ही हो गया था। तो ये डेट को हमेशा यादगार बनाने के लिए इन्होंने सोचा कि अब सिर्फ 2 महीने ही बाकी हैं, तो क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन की लॉन्चिंग 26 जनवरी को ही कर दें, ताकि ये डेट जो है वो हमेशा के लिए यादगार बन जाए और लोग इसे कभी भी नहीं भूले, है ना। अब कोई भी नहीं भूलता है ना 26 जनवरी को। हाँ। सो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 में। ओके। सो हु वर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बनाया किसने, वो हम देखते हैं। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब ये सारे रूल्स जब बन रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस असेंबली में टोटल 389 पीपल थे। बहुत सारे लोग बैठे, डिस्कस किया कि कैसे कैसे रूल्स होने चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं था। और इस असेंबली का लीडरशिप किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट बने। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट तुम्हें पता है ना कौन थे? हाँ। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये सारे लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जिनको हमने अभी देखा, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तुम जानते हो ना वल्लभ भाई पटेल को? इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है, वो नर्मदा नदी के किनारे सूरत से कुछ ही दूर पे इनकी स्टैचू बनी हुई है। हाँ हाँ, मैंने तारक मेहता में देखा है। तो इनको लौह पुरुष या आयरन मैन भी कहा जाता है। इन्होंने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की रीमेकिंग में। और सी राजगोपालाचारी, ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, और इन सब लोगों ने मिलके रूल बनाया। इसके अलावा टोटल 389 पीपल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। टाइम कितना लगा होगा मम्मा इसको बनाने में? इसको बनाने में एक्चुअली 2 years 11 months और 18 days लग गए, बट हम ये याद रख सकते हैं कि इसे बनाने में 3 साल लग गए ऑलमोस्ट। ठीक है, तुम्हें इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इसे बनाने में 3 years लगे। और इन 3 सालों में लोगों ने डिबेट्स किए, डिस्कशंस किए, आपस में डिसाइड किया कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए कंट्री में, ताकि इंडिया का वैसा बुरा हाल ना हो जितना पास्ट में उसका हुआ है। और जैसे मम्मा जब रूल्स बनाती है तो तुमसे भी पूछती होगी ना कि हमें कौन सा रूल रखना चाहिए, हम कहाँ पे बैठ के खाएं और क्या चीज हमारे लिए सही रहेगा। उसी प्रकार जब ये लोग रूल्स बना रहे थे तो इन लोगों ने इंडिया की कॉमन जनता से भी पूछा, डिस्कशंस किए, डिबेट्स किए, और तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए इतना अच्छा है और इतने सालों से इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये सबकी मर्जी से बना है। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज भी लिखे हुए हैं। राइट्स और ड्यूटीज क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज का मतलब है कि जो हमारे बेसिक अधिकार हैं, मतलब हमारे पास क्या क्या पावर है, सारे सिटीजन ऑफ इंडिया की क्या क्या पावर है और सारे सिटीजन ऑफ इंडिया की क्या क्या ड्यूटीज है, ये हम देखेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में। ठीक है, तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब होता है कि हर कोई बराबर है, हर कोई इक्वल है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे छोटा इंसान हो, चाहे बड़ा इंसान हो, सब के सब लॉ के सामने सेम है। मतलब अगर कोई क्राइम की सजा किसी गरीब को जो मिलेगी वही सेम सजा अमीरों के लिए भी है। इंडिया का लॉ जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करता दो इंसानों में। दिस इज नोन एज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सेकेंड जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। मतलब हम फ्री हैं
कहीं पे भी इंडिया में घूमने को, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने को, कोई सा भी ऑक्यूपेशन हम कर सकते हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अभी तो तुम्हें ऑब्वियस लग रहा है बेटा, क्योंकि हम सब फ्री इंडिया में बॉर्न हुए हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो हम कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं थे, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। तो अभी हमें ये बहुत ज्यादा आसान लग रहा है और हमें लग रहा है कि हमें हर चीज करने की राइट्स है, लेकिन ये हमें बहुत मुश्किल से मिला है राइट टू फ्रीडम, इसलिए हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम का मतलब है हम फ्री है कुछ भी करने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हो। राइट टू फ्रीडम कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट मीन्स दैट यू शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर। आप किसी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। इसका मतलब हम कोई से भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं इस कंट्री में रह के। तुम्हें पता है वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे लोगों को ये राइट्स नहीं है, उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन का ही पालन करना पड़ता है। बट हमारी कंट्री कितनी अच्छी है, देखो वो हर तरीके के लोगों को अकोमोडेट करके रखती है। सब फ्री हैं, उनको जो मर्जी है वो जो भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान का मिसयूज नहीं कर सकता। जैसे तुमने चाइल्ड लेबर के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे लोग छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, तो वो इसके अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब अगर किसी को पता चले कि कोई छोटे बच्चों से काम करवा रहा है, उसका बचपन छीन रहा है, तो उसे सजा हो सकती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है हम किसी की भी मर्जी के बिना सामने वाले से कुछ भी नहीं करवा सकते और हम उसका मिसयूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका मतलब हम कोई सी भी एजुकेशन ले सकते हैं, हम कोई सा भी कल्चर फॉलो कर सकते हैं। हमें अराउंड द वर्ल्ड हमें जो अच्छा लगता है हम वो ड्रेस पहन सकते हैं, हम वो खाना खा सकते हैं, हम किसी भी तरीके का कल्चर फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर ये राइट नहीं होता तो बाकी दूसरे राइट्स जो है उनका इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाता। तो ये राइट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने जितने भी राइट्स पढ़े उनमें से कोई सा भी राइट अगर वॉयलेट हो रहा हो, मतलब अगर कोई भी ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं दे रहा हो, हमारा अधिकार हमसे छीन रहा हो, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उसकी कंप्लेन करने के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि हमारे अधिकार के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखते हैं हमारी ड्यूटीज क्या क्या है इस देश के प्रति। हर एक नागरिक की कुछ एक ड्यूटी होती है जो उसे फॉलो करना होता है, और उनमें है सबसे पहला कि हमें अपना नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो कैसे? जैसे जब इंडिपेंडेंस डे होता है और हमें नेशनल फ्लैग यूज करने का मौका मिलता है, तो हम कैसे उसे रोडों पे फेंक देते हैं, तो क्या ये रिस्पेक्ट की निशानी है? हमें हमेशा अपने नेशनल फ्लैग को अच्छे से संभाल के रखना होता है, उसे जमीन पे नहीं गिरने देना होता है। उसके अलावा जब भी हमारा नेशनल एंथम बजता है, तुम जाते हो ना सिनेमा देखने, वहां पे हमारा नेशनल एंथम जन गण मन जब भी बजता है, तुमने देखा होगा कि हम सब खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए खड़े होते हैं ताकि हम अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दे सके। खड़े होने से क्या होता है मम्मा? हम बैठे बैठे भी तो रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हाँ बेटा, हम बैठे बैठे भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, बट क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि तुम अगर अपने दादा दादी का रिस्पेक्ट करने के लिए उनके पाँव छूते हो, जब भी कोई आता है तो हम उनका रिस्पेक्ट करने के लिए नमस्ते करते हैं। तो ये सारे जेस्चर्स होते हैं जिससे हम सामने वाले को ये शो करते हैं कि हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम अपने नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे तो जो दूसरे हैं देखने वाले, वो समझेंगे कि हमें अपने नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब हम आधे घंटे सिनेमा की टिकट्स की लाइन में खड़े हो सकते हैं, तो हम नेशनल एंथम के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? सही है मम्मा। So always remember to respect our national flag and national anthem. Next fundamental duty is that we should defend our country. मतलब हमें अपनी कंट्री की रक्षा करनी चाहिए हर हाल में, और कभी भी हमें अपने कंट्री की सेवा करने का मौका मिले तो हमें तुरंत तैयार होना चाहिए। जैसे अभी तुम देख ही रहे हो बेटा कि अभी कोविड-19 का पेंडेमिक है हर तरफ।
हमारी सरकार हमसे कितना रिक्वेस्ट कर रही है घर पे रहने के लिए, घर पे रह के मास्क बनाने के लिए, तो ये एक तरीके से नेशनल सर्विस ही है और हमें अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है, ये सारी चीजें भी नेशनल सर्विस में ही आती है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने देश के लिए जब भी मौका पड़े हमें देश के लिए हमेशा खड़े रहना है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें अपनी कंट्री की हेरिटेज और उसके कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है और उनका ध्यान रखना है। हेरिटेज मतलब जैसे हमारी कंट्री में इंडिया गेट है, ताजमहल है, हमारे रेलवेज है, ये सारी चीजें को हमें कभी भी डैमेज नहीं करना चाहिए और हमें उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा जो कल्चर है, हमारा नमस्ते करने का कल्चर, हमारा योगा का कल्चर, ये सारी चीजें पे हमको प्राउड होना चाहिए और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ये सब हमारे कल्चर हैं। तो ये हम सब की ड्यूटी है कि हम अपने हेरिटेज को और कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखें। इसके अलावा हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखें। इसका मतलब हम सब मिलजुल के रहें। इंडिया में बहुत टाइप के कास्ट के लोग हैं, तो हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, हमें फाइट नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है हमारी। I promise that I will follow my all duty towards my country. I also promise। और आप सब बच्चे प्रॉमिस करते हो कि नहीं? हाँ हाँ, वो भी करेंगे। Still so much to know about our Indian Constitution. For that, watch our next episode only on 10 on 10. Okay then, bye. Bye.